गुड मॉर्निंग क्लास। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका प्रोफेसर और आज की इस मास्टर क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही क्रिटिकल और हाई यील्ड टॉपिक, एक्यूट और क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हो, इमरजेंसी मेडिसिन हो, सर्जरी या फिर आईसीयू प्रैक्टिस, ये एक ऐसी क्रिटिकल इमरजेंसी है जो आपको रेगुलरली अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस और बेड साइड राउंड्स में देखने को मिलेगी। तो सभी एमबीबीएस स्टूडेंट्स अपना पूरा फोकस यहाँ रखिए, क्योंकि आज हम बेसिक एनाटॉमी से लेकर एडवांस आईसीयू लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल्स तक हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर करेंगे। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ओके क्लास, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। तो देखिए, आज का हमारा रोड मैप बहुत ही सिंपल और स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले हम एनाटॉमी और पैथोफिजियोलॉजी के बेसिक्स क्लियर करेंगे। फिर हम एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स पर मूव करेंगे। उसके बाद एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की एटलांटा क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हम क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस करेंगे और फाइनली सिवियर पैंक्रियाटाइटिस के आईसीयू मैनेजमेंट पर अपना फोकस शिफ्ट करेंगे। सेक्शन 1, एनाटॉमी और पैथोफिजियोलॉजी बेसिक्स। लेट्स स्टार्ट। पैंक्रियाज, जैसा कि आप जानते हैं, एक ड्यूअल फंक्शन ऑर्गन है, पर आज हमारा पूरा फोकस इसके एक्सोक्राइन फंक्शंस पर रहेगा। एक्सोक्राइन फंक्शन का मतलब क्या है? इसका काम है हाईली पोटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करना और उन्हें मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम तक सिक्योरली डिलीवर करना। अब नॉर्मल डक्टल अनाटमी और पैंक्रियाज डिविजन जैसे वेरिएंट्स हम देखते ही हैं, लेकिन एक क्लिनिकल एग्जांपल सोचिए। अगर एक गॉलस्टोन आकर एम्पुला ऑफ वाटर पर फंस जाए तो क्या होगा? पूरा पैंक्रियाटिक डक्ट आगे से ब्लॉक हो जाएगा, राइट? पूरा रास्ता बंद। उस ब्लॉकेज की वजह से पीछे की तरफ मैसिव बैक प्रेशर बनेगा और ये एक्सोक्राइन सिक्रीशंस वापस पैंक्रियास के अंदर ही इकट्ठा होने लगेंगे। यही डक्टल ब्लॉकेज और बैक प्रेशर सीवियर इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है। तो हमेशा याद रखिए, इन एक्सोक्राइन सिक्रीशंस का फ्री फ्लो मेंटेन रहना कितना जरूरी है। अब थोड़ा और डीप चलते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जहां असल मैकेनिज्म छुपी है। पैंक्रियास का जो वर्किंग यूनिट है, जिसे हम एसिनर पैरेन्काइमा कहते हैं, वहां देखिए क्या होता है। ये एसिनर सेल्स अपने एंजाइम्स को डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म में नहीं बनाते, वो इन्हें इनएक्टिव प्रो एंजाइम्स यानी जाइमोजिन्स के फॉर्म में अपने साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ही सिक्योरली स्टोर करके रखते हैं। सोचिए, अगर ये डेंजरस एंजाइम्स सेल के अंदर ही एक्टिव हो गए तो पैंक्रियास तो अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेगा। इसीलिए नेचर ने इन जाइमोजिन ग्रैन्यूल्स को एक प्रोटेक्टिव वॉल्ट की तरह बनाया है, ताकि पैंक्रियास के अंदर इनका प्रीमेच्योर एक्टिवेशन कभी ना हो। ये सेफ्टी मैकेनिज्म बहुत क्रूशियल है। लेकिन पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है? इन नेचर का बनाया हुआ प्रोटेक्टिव वॉल्ट टूट जाता है। लेट्स ब्रेक डाउन दिस एडवांस्ड पैथोफिजियोलॉजी कैस्केड। स्टेप 1 है प्रीमैच्योर ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेशन। किसी भी ट्रिगर की वजह से, चाहे वो गॉलस्टोन हो या अल्कोहल, ट्रिप्सिनोजन एसएनआर सेल के अंदर ही एक्टिव होकर ट्रिप्सिन बन जाता है। अब ये ट्रिप्सिन बाकी सभी इनएक्टिव जाइमोजिन्स को भी ऑन कर देता है। उसके बाद आता है स्टेप 2, पैंक्रियाटिक ऑटो डाइजेशन। ये एक्टिव एंजाइम्स अब पैंक्रियास को ही खाना यानी डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। स्टेप 3 में इस लोकल टिश्यू डैमेज से मैसिव अमाउंट में इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। और फाइनली स्टेप 4, जहां ये साइटोकाइंस ब्लड में एंटर करके SIRS यानी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम और मल्टी ऑर्गन फेलियर करवाते हैं। आईसीयू में एक पेशेंट जो सुबह तक बिल्कुल ठीक लग रहा था, शाम तक ARDS और शॉक में जा सकता है इस साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से। तो इस पूरे प्रोसेस का सेंट्रल डॉगमा क्या है? प्रीमेच्योर ट्रिप्सिन एक्टिवेशन लीड्स टू ऑटो डाइजेशन। इसे अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स। अब हमें यह समझना है कि आखिर कौन से स्पेसिफिक ट्रिगर्स हैं जो इस डेंजरस ऑटो डाइजेशन कैस्केड को इनिशिएट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको कॉमन कॉजेस क्या हो सकते हैं? दुनिया भर में और यहां हमारे हॉस्पिटल्स में भी गॉलस्टोन्स और अल्कोहल अब्यूज सबसे प्राइमरी कल्प्रिट्स हैं। गॉलस्टोन्स डक्ट को ब्लॉक करके प्रेशर बढ़ाते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, जबकि अल्कोहल डायरेक्टली एसएनआर सेल्स पर टॉक्सिक इफेक्ट डालता है और स्फिंक्टर ऑफ एओडी का स्पैज्म करवाता है। इसके अलावा ड्रग्स हैं जैसे स्टीरॉइड्स या वेल्प्रोइक एसिड। पोस्ट ERCP कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं वार्ड में, और कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस जैसे PRSS1 भी इस ट्रिप्सिन एक्टिवेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। पर एंड में एसएनआर सेल इंजरी ही इन सभी कॉजेस का फाइनल कॉमन पाथवे बनता है। इनमें से मेटाबॉलिक कॉजेस को समझना बहुत जरूरी है। गॉलस्टोन्स और अल्कोहल के बाद हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है। इसका मैकेनिज्म ध्यान से सुनिए। जब पेशेंट के सीरम ट्राइग्लिसराइड्स 1000 mg/dl क्रॉस कर जाते हैं, तो ये एक्सेसिव ट्राइग्लिसराइड्स पैंक्रियाटिक कैपिलरीज में ब्लड फ्लो को एकदम स्लगिश कर देते हैं। इस हाइपर विस्कोसिटी की वजह से वहां लोकल इस्कीमिया होता है और पैंक्रियाटिक लाइपेज उन ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़कर फ्री फैटी एसिड्स रिलीज करता है, जो डायरेक्ट एसएनआर सेल्स को डैमेज करते हैं।
आईसीयू में एक क्लासिक वार्ड केस सोचिए। एक पेशेंट प्रोलॉन्ग प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन पर है जो कि लिपिड बेस्ड होता है। उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल अचानक शूट अप करता है और उसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस डेवलप हो जाता है। हमेशा याद रखिए, ग्रेटर देन 1000 mg/dl का थ्रेशोल्ड हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया इंड्यूस पैंक्रियाटाइटिस के लिए क्रिटिकल मार्कर है। चलिए एक प्रैक्टिकल क्लिनिकल सिनेरियो सोचिए। एक 8 साल का बच्चा ईआर में आता है एक सीवियर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद। उसको एब्डोमेन में भयंकर दर्द है। अब उसको गॉलस्टोन्स तो होंगे नहीं, अल्कोहल का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर इस एक्यूट पैंक्रियास का ट्रिगर क्या होगा? यहां ट्रॉमा इज द की मैकेनिज्म। जब गाड़ी क्रैश होती है तो सीट बेल्ट उस बच्चे के एपिगास्ट्रियम पर जोर से प्रेस करती है और सीधा पैंक्रियास को उसके पीछे की स्पाइन के अगेंस्ट कंप्रेस कर देती है। इस मैकेनिकल कंप्रेशन या क्रश इंजरी से एसिनल टिश्यू क्रश होता है और एंजाइम्स लीक हो जाते हैं। यही वजह है कि ट्रॉमा केसेस में ऐसी इंजरीज कॉमन है। एक डॉक्टर के लिए ईआर में थरो हिस्ट्री टेकिंग सबसे जरूरी स्किल होती है। सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एटलांटा क्लासिफिकेशन। एक बार पेशेंट वार्ड में आ गया तो डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन बहुत एसेंशियल हो जाती है सर्जिकल और आईसीयू इंटरवेंशंस प्लान करने के लिए। 2012 रिवाइज्ड एटलांटा क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम सिवियरिटी को 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिए इस पर। माइल्ड पैंक्रियाटाइटिस में कोई ऑर्गन फेलियर नहीं होता और ये जनरली 1 हफ्ते में रिजॉल्व हो जाता है। मॉडरेटली सिवियर में ऑर्गन फेलियर तो होता है बट वो ट्रांजिएंट होता है, यानी 48 आवर्स से पहले ही रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन सिवियर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस ये सबसे डेडली है। इसमें परसिस्टेंट ऑर्गन फेलियर होता है जो 48 घंटे तक बना रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका पेशेंट आईसीयू में एआरडीएस डेवलप करता है और 2 दिन के बाद भी वेंटिलेटर पर उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लगातार हाई है, दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गन फेलियर। ये 48 आवर ऑर्गन फेलियर मार्कर उस पेशेंट की मोर्टेलिटी डिसाइड करने के लिए सबसे क्रिटिकल पैरामीटर है। रेडियोलॉजिकली अगर हम सीटी स्कैन देखें तो हमें बेसिकली 2 डिस्टिंक्ट सबटाइप्स मिलते हैं। पहला है इंटरस्टिशियल एडिमेटस पैंक्रियाटाइटिस। इसमें पैंक्रियास सूज जाता है, इंटरस्टिशियल एडिमा होता है पर ग्लैंड की ब्लड सप्लाई ठीक रहती है। ज्यादातर पेशेंट्स इसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरी तरफ है नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस, जहां पैथोफिजियोलॉजी बिल्कुल अलग है। यहां पैंक्रियाटिक पेरेन्काइमा की माइक्रोवैस्कुलर ब्लड सप्लाई रुक जाती है और टिश्यू एक्चुअल में डेड होने लगता है। नेक्रोसिस का प्रेजेंट होना एक कंप्लीट गेम चेंजर है। वो नेक्रोटिक टिश्यू एक डेड जोन बन जाता है जो मैसिव अमाउंट में सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करता रहता है और बाद में बैक्टीरिया के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। नेक्रोसिस से मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी ड्रास्टिक तरीके से बढ़ जाती है। फ्लूइड कलेक्शंस की आधुनिक टर्मिनोलॉजी आप सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। आउटडेटेड टर्म्स अब यूज मत कीजिए। रूल सिंपल है, अगर पेशेंट को इडियमेटस पैंक्रियाटाइटिस है और 4 वीक्स से पहले फ्लूइड जमा हो तो वो एक्यूट पेरीपैंक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन है। अगर वही फ्लूइड 4 वीक्स के बाद एक फाइब्रस वॉल बना ले तो उसे हम सूडोसिस्ट कहते हैं। पर अगर पेशेंट को नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस है तो पहले 4 वीक्स में उस कलेक्शन को एक्यूट नेक्रोटिक कलेक्शन कहेंगे और 4 वीक्स क्रॉस करने के बाद जब वो डेड टिश्यू इनकैप्सुलेट हो जाए तो उसे वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस या WON कहते हैं। आजकल हम आउटडेटेड टर्म्स जैसे पैंक्रियाटिक एब्सिस बिल्कुल यूज नहीं करते वार्ड्स में। द 4-week टाइमलाइन इज द की डिवाइडिंग लाइन। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। Moving on to Section 4, Chronic Pancreatitis Clinical Features. अब क्रॉनिक डिजीज को देखते हैं। इस नई मैकेनिस्टिक डेफिनेशन पर अपना ध्यान दीजिए। पहले हम समझते थे कि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का मतलब बस एंड स्टेज इरिवर्सिबल डैमेज है और कुछ नहीं, पर अब मेडिकल साइंस मानती है कि ये एक पैथोलॉजिक फाइब्रो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि रिकरेंट पेरेन्काइमल इंजरी के बाद पैंक्रियास लगातार एक एबनॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस देता रहता है, जिससे धीरे धीरे ग्लैंड में फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है। हमें एज क्लिनिशियंस एंड स्टेज आने का वेट नहीं करना है, बल्कि इस अर्ली पैथोलॉजिक प्रोसेस को टाइम रहते कैच करना है। अक्यूट और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जमीन आसमान का फर्क है। एक अक्यूट अटैक में सडन सिवियर एपिगास्ट्रिक पेन होता है जो बैक की तरफ रेडिएट करता है, पर रिकवरी के बाद ग्लैंड अपने नॉर्मल फंक्शन पर वापस आ सकता है, मतलब इट्स रिवर्सिबल। लेकिन क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में एसिनार सेल्स और आइलिड्स परमानेंटली एट्रोफी हो जाते हैं। फाइब्रोसिस इरिवर्सिबल होता है। एक क्रॉनिक पेशेंट का एग्जाम्पल लीजिए जो वार्ड में आता है। वो लगातार डिबिलिटेटिंग कंटिन्यूअस पेन से परेशान रहता है। एंजाइम्स ना होने से उसकी डाइजेशन खराब हो जाती है, जिसे हम माल डाइजेशन कहते हैं। इस वजह से उसको फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E, K की डेफिशिएंसी हो जाती है और सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है। साथ ही बीटा सेल्स के डिस्ट्रॉय होने की वजह से इंसुलिन बन नहीं पाता और पेशेंट को टाइप 3C डायबिटीज भी हो जाती है। ये परमानेंट एसिनार सेल एट्रोफी उस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज डायग्नोसिस। इस डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम को देखिए।
जब भी ओपीडी में आपको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का स्ट्रॉन्ग सस्पेशन हो तो डायग्नोस्टिक पाथवे का फर्स्ट स्टेप हमेशा क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग होता है, यानी सीटी स्कैन या एमआरआई। हम वहां क्या ढूंढते हैं? हम पैंक्रियाटिक कैल्सिफिकेशंस, ग्लैंड एट्रोफी और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट डायलिटेशन या स्ट्रिक्चर्स ढूंढते हैं। पर अगर सीटी स्कैन नॉर्मल आए पर पेशेंट के सिम्टम स्ट्रॉन्ग हैं, तब हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड यानी ईयूएस का यूज करते हैं। ईयूएस पैंक्रियास को एकदम करीब से देखता है और अर्ली पैरेन्काइमल या डक्टल चेंजेस को बहुत क्लियरली दिखाता है। अर्ली डिटेक्शन ही आगे चलकर इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशंस को स्लो डाउन करने का अकेला रास्ता है। Section 5. Severe Pancreatitis ICU Management. Let's head straight to the bedside now. अब हम वार्ड से सीधा आईसीयू आ गए हैं लाइफ सेविंग मैनेजमेंट के लिए। इमरजेंसी आईसीयू मैनेजमेंट के ये कोर पिलर्स हैं। सबसे पहला प्रायोरिटी किसी भी क्रिटिकल पेशेंट में हमेशा एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन यानी एबीसी होता है। पहले स्लाइड की पैथोफिजियोलॉजी याद कीजिए। मैसिव साइटोकाइन स्टॉर्म कैपिलरीज को लीकी बना देता है। इस लीकी वैस्कुलेचर की वजह से पेशेंट का इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड तेजी से थर्ड स्पेस में जैसे पेरिटोनियल कैविटी या रेट्रोपेरिटोनियम में लीक हो जाता है। इस सिवियर फ्लूइड लॉस और रिजल्टिंग हाइपोवोलीमिक शॉक को काउंटरएक्ट करने के लिए अग्रेसिव आईवी फ्लूइड डिससिटेशन, जिसमें हम यूजुअली रिंगर्स लैक्टेट प्रेफर करते हैं, पहले 12 से 24 घंटे में सबसे बड़ा लाइफ सेविंग इंटरवेंशन है। आपको फ्लूइड्स देकर उस थर्ड स्पेसिंग को बीट करना ही होगा। चलिए आईसीयू बेडसाइड राउंड पर है हम। आपके सामने एक पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर गिर रहा है, हाइपोटेंसिव है, हार्ट रेट 130 है, टैकीकार्डिक, और जब आप एग्जामिन करते हैं तो उसके बेली बटन यानी अम्बिलिकस के आसपास ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखता है, जिसे हम कालिन साइन कहते हैं। अगर ये फ्लैंक्स पर हो तो ग्रे टर्नर साइन। ये साइंस क्या दर्शाते हैं? बेटा ये बता रहा है कि सिवियर नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस के अंदर सिवियर रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज हो रहा है। पेशेंट हेमरेजिक और हाइपोवोलेमिक शॉक में तेजी से स्लिप कर रहा है। ऐसे सिनेरियो में आपको इमीडिएटली सेंट्रल लाइन डालनी होगी, सीवीपी मॉनिटर करने के लिए मैसिव फ्लूइड रिससिटेशन चलाना होगा, और एमएपी यानी मीन आर्टेरियल प्रेशर मेंटेन करने के लिए नॉरएड्रेनालिन जैसे वैसोप्रेसर्स फौरन स्टार्ट करने होंगे। दिस इज एन एब्सोल्यूट क्रिटिकल इमरजेंसी जहां सेकंड्स मैटर करते हैं। ये कोट हमेशा याद रखना अपने मेडिकल करियर में। पहले 2 हफ्तों में जो नेक्रोसिस डेवलप होता है वो यूजुअली स्टेराइल होता है, पर बाद में ये डेड नेक्रोटिक टिश्यू बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो सकता है, और जैसे ही इन्फेक्टेड नेक्रोसिस आता है मोर्टालिटी रेट ड्रास्टिकली शूट अप कर जाती है। क्लिनिकल इंडिकेशन क्या है इसका? अगर आपका पेशेंट फर्स्ट वीक सर्वाइव करने के बाद अचानक दूसरे या तीसरे हफ्ते में फिर से डिटीरियोरेट होने लगे, हाई ग्रेड फीवर आए, टीएलसी राइज करने लगे और सीटी स्कैन पर आपको नेक्रोटिक एरिया के अंदर गैस बबल्स दिखें, तो इमीडिएटली इन्फेक्टेड नेक्रोसिस सस्पेक्ट करें। तभी आप टारगेटेड एंटीबायोटिक्स जैसे कार्बापेनेम्स स्टार्ट करेंगे और सर्जिकली एक मिनिमली इन्वेजिव नेक्रोसेक्टमी प्लान करेंगे, जिसे हम स्टेप अप अप्रोच कहते हैं, ताकि उस डेड इन्फेक्टेड टिश्यू को सेफ तरीके से निकाला जा सके। अब आते हैं एक और वाइटल आईसीयू कॉन्सेप्ट पर, न्यूट्रिशन। पुराने जमाने में हम पेशेंट को आंतों को आराम देने के नाम पर हफ्तों तक एनपीओ यानी नील पर औस रखते थे। आज की मॉडर्न एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस कहती हैं कि अर्ली एंटरल न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। क्यों? ध्यान से सुनिए। क्योंकि अगर आप आंतों को इंटेस्टाइन्स को खाना नहीं देंगे तो गट म्यूकोसा एट्रोफी हो जाएगी, आपका गट बैरियर फेल हो जाएगा और आंतों के अंदर बैठे बैक्टीरिया सीधा ब्लड स्ट्रीम में लीक कर जाएंगे। इसे बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यही ट्रांसलोकेटेड बैक्टीरिया जाके उस स्टेराइल नेक्रोटिक पैंक्रियाज को इन्फेक्ट करते हैं और डेडली सेप्सिस करवाते हैं। इसीलिए पहले 24-48 आवर्स में ही बेड साइड नासोजजूनल या नासोगैस्ट्रिक ट्यूब डालिए और एंटरल फीडिंग स्टार्ट कीजिए। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन यानी टीपीएन को जितना हो सके अवॉइड करना है। सिंपल रूल है, एंटरल फीडिंग सेव्स द गट बैरियर। तो क्लास, इस मास्टर क्लास के एंड में आप सबके लिए एक प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ रहा हूं। जब पैथोफिजियोलॉजी इतनी क्लियर है कि प्रीमेच्योर एंजाइम सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, तो क्या ईआर में बैठे हुए आप सिर्फ एसआईआरएस को अर्ली रिकॉग्नाइज करके और डे 1 पर एग्रेसिवली टारगेटेड फ्लूइड थेरेपी देकर उस पूरे डेडली कैस्केड को ब्लॉक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका डे 1 का फास्ट और एक्यूरेट एक्शन ही उस पेशेंट को डे 10 के इरिवर्सिबल मल्टी ऑर्गन फेलियर से बचा सकता है। वार्ड से लेकर आईसीयू तक की कहानी आपसे शुरू होती है। बेसिक्स को मास्टर कीजिए, पैथो समझिए और रियल लाइफ सेव कीजिए। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आज। दिस इज योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड स्टे डेडिकेटेड। थैंक यू क्लास।